आप देख रहे हैं भारत अपडेट में हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी और इस वक्त की बड़ी खबर जहां आज मन की बात का 134वां एपिसोड। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित। तो आज मन की बात कार्यक्रम का 134वां संस्करण। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से करेंगे अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से जुड़ेंगे, देश को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री हर बार जब भी मन की बात कार्यक्रम करते हैं हर रविवार को हफ्ते में, तो बता दें कि ये रविवार बहुत खास होता है क्योंकि प्रधानमंत्री तमाम उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो देश में चल रहे होते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर आते हैं जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहे होते हैं, देश का नाम रोशन कर रहे होते हैं। साथ ही हेल्थ से जुड़ी तमाम सीख प्रधानमंत्री इस मन की बात कार्यक्रम में देते। साथ ही उम्मीद की जारी कि इस बार मन की बात का कार्यक्रम भारत में चल रही उथल पुथल स्थितियों को देखते हुए होगा क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ रहे हैं, गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और देश परेशान हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछली बार लोगों से अपील की थी कि कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलें, साथ ही साथ गोल्ड परचेज ना करें, विदेश यात्रा के लिए भी प्रधानमंत्री ने कहा था। और इस बीच आज माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम में कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। हमारे साथ सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी स्नेह कमल, देखिए मन की बात का कार्यक्रम का आज 134वां एपिसोड है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री लोगों से सीधा संवाद करने के लिए करते हैं और आज माना जा रहा है कि वैश्विक स्थितियों पर प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं, लोगों से तमाम अपीलें भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 134वां एपिसोड को संबोधित करेंगे और यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे अखिल भारतीय प्रसारित होगा। इसमें ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज, सरकारी चैनल और तमाम निजी चैनल, हमारा खुद चैनल भारत अपडेट भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाएगा। 27 अप्रैल को पिछले एपिसोड प्रधानमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को समर्पित पोर्टल के माध्यम से जो है अनूठे डेटा डिजिटल बेस पर जो प्रकाशा, जिसके माध्यम से भारत के इतिहास से संबंधित 2 करोड़ से अधिक अमूल्य दस्तावेज तक जो पहुंच संभव थी। अब इस बार प्रधानमंत्री एक अपने नए एपिसोड को लेकर जो है आज आएंगे। अब की जो संभावना है कि प्रधानमंत्री आज फिर से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासी जुड़ेंगे। यह कार्यक्रम का 134वां एपिसोड का जब प्रधानमंत्री मोदी कई अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। इस बार की चर्चा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ईरान इजराइल संघर्ष, सामाजिक जैसे मुद्दों, पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी, बढ़ती महंगाई आदि विषय पर आज प्रधानमंत्री जो है चर्चा कर सकते हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री ने जनगणना पर ध्यान केंद्रित किया जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना बताया गया। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी हर माह के अंतिम रविवार को जो है 11 बजे जो है जनता के समक्ष आते हैं, अपनी बातें बताते हैं, जिससे 134 एपिसोड मन की बात के हो चुके हैं। 134वां एपिसोड होगा, 135 हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर आज एक बार पुनः 11 बजे देश की जनता की निगाहें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात पर होगी। हो सकता है प्रधानमंत्री महंगाई और ऊर्जा की समस्याओं पर चर्चा करें, महंगाई, डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दाम को भी जनता के जीवन में जो कठिन होता जा रहा है, प्रधानमंत्री की बातों से यह उम्मीद जताई जा रही है वह इन मुद्दों पर कोई ठोस दिशा निर्देश देंगे। पिछले कुछ महीने पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हुई जिससे परिवहन लागत आदि में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री शायद बचाव के उपाय और सुझाव देंगे। जनता से यह जानने के लिए उत्सुक होगी कि प्रधानमंत्री महंगाई से निपटने के लिए क्या उपाय सुझाएंगे। उन्होंने इससे पहले अमेरिका इजराइल संघर्ष की बात करते हुए यह कहा था कि वैश्विक हालत भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर असर डालते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री आज भी जो भाषण देंगे वो कई मायनों में अहम होगा। सौम्या, प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में कभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते, वो बात होती है जो जनता के हित से जुड़ी हुई होती है। आपने जैसा कि बताया कि वैश्विक अस्थिरता जो चल रही है उसको लेकर के प्रधानमंत्री बातचीत कर सकते हैं और साथ ही जो विशेष दिन है उस पर प्रधानमंत्री हमेशा से बातचीत करते ही हैं और साथ ही उन लोगों का भी जिक्र होता है स्नेह कमल इस मन की बात कार्यक्रम में जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं।
जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री कार्यक्रम अगर देखें तो अपने आप में एक तरह से बहुआयामी कार्यक्रम होता है, चाहे वो वर्तमान की समस्या हो, चाहे विश्व के जो राजनीतिक इतिहास के हालात हो, या जिस तरह से आपने कहा कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई मतलब जिसने किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो, तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में जो है आते हैं और जनता से रूबरू होते हैं। और जिस तरह से मैंने आज कहा कि आज कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसमें प्रधानमंत्री जो है इस पर जनता से चर्चा करे। इससे खास विषय मैंने कहा कि हो सकता है ऊर्जा संकट से या महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम पर भी प्रधानमंत्री आज चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मन की बात का कार्यक्रम आज बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और प्रधानमंत्री वैश्विक स्थितियों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ गोल्ड परचेज अगर नहीं ज़रूरत है तो वो ना करें, विदेश यात्रा ना करें अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो। इस तरीके की तमाम अपीलें की थी और आज भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि क्योंकि लगातार करेंसी भी डाउन होती चली जा रही है, उस विषय पर भी प्रधानमंत्री पहले भी बोल चुके हैं और उम्मीद है कि आज भी उसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री ने पिछले माह जो है लोगों से अपील की थी कि जब तक जरूरत न हो विदेश यात्रा न करें, 1 साल तक सोना न खरीदें और अधिक से अधिक डीजल पेट्रोल की बचत करें, कार पूलिंग करें, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि भारत अपनी जरूरत का 90% क्रूड ऑयल विदेशों से आयात करता है, जिसमें अच्छी खासी जो है विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसके साथ ही साथ भारत अपनी जरूरत का 90% सोना भी विदेशों से आयात करता है, वहां भी जो है डॉलर के माध्यम खरीदारी होती है। हम विदेश यात्रा करते तो वहां भी विदेशी मुद्रा का भंडार कम होता है। प्रधानमंत्री ने तमाम चीजों को देखते हुए, जैसे आपने भी जिक्र किया कि भारतीय मुद्रा का जो अवमूल्यन हो रहा है, जो उसकी वैल्यू करेंसी की घट रही है, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से एक अपील की थी कि लोग विदेश की यात्रा जहां तक संभव हो न करें, सोने की खरीदारी 1 साल तक न करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो या रेलवे या बसों का इस्तेमाल करें। अगर कारों जाना संभव हो तो कार पूलिंग करें, यानी एक जगह एक ही गंतव्य अगर है तो कम से कम उसमें कई लोगों को ले जाएं, जिससे हम ऊर्जा या अपनी डीजल या पेट्रोल है उसे बचा सके। हम अगर डीजल पेट्रोल बचाते हैं तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से जो है हम विदेशी मुद्रा भी बचाते हैं। प्रधानमंत्री तमाम चीजों को लेते हुए देशवासियों से अपील की थी और तमाम लोगों ने उसमें जो है पालन किया। खास करके तमाम राज्यों के जो है मंत्री है, मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है ने प्रधानमंत्री की इस अपील का जो है उन्होंने अपने ऊपर आत्मसात किया और तमाम सरकारें जो है सप्ताह में एक दिन जो है नो व्हीकल डे मना रही है, यानी उस दिन जो है उनके मंत्री हो या अधिकारी हो, संबंधित विभाग कर्मचारी हो, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं या अपने निजी वाहन के रूप में स्कूटी हो या साइकिल उसका इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की अपील का देशवासियों पर गहरा असर हुआ है। आज देखना प्रधानमंत्री 11 बजे जब जनता की बात के माध्यम देशवासियों के सामने आएंगे तो पेट्रोल डीजल एक संभावित मुद्दा हो सकता है जिसकी कीमत प्रधानमंत्री चर्चा करें। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। खबर अब गोरखपुर से है, जहां फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण आज सीएम योगी करेंगे। कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण 42.50 करोड़ रुपए की लागत से बना फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, यानी 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बना फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स से 1000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करेंगे, सीएम योगी करेंगे कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण। कॉम्प्लेक्स से 1000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद। तो फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स से 1000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है और बड़े बजट के साथ इस कॉम्प्लेक्स को तैयार किया गया है। सीएम योगी करेंगे कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण और कई दिनों से इस कॉम्प्लेक्स की चर्चा चल रही थी, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थल पर पहुंचेंगे और इसका लोकार्पण करेंगे। 42 करोड़ 50 लाख की लागत से कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो रहा है। हजारों लोगों को रोजगार इस कॉम्प्लेक्स के बहाने मिलेगा। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स से 1000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स से 1000
लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद। हमारे साथ हमारे संजीव सिंह, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए सीएम योगी आज कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे, क्या कुछ खासियत है इस कॉम्प्लेक्स में? देखिए, सबसे मुख्य जो है ये कहा जा सकता है उद्देश्य है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए, क्योंकि पूर्वांचल में ये कहा जाता था पहले, इससे पहले की जो सरकार थी, कि बेरोजगारी काफी ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से इस सरकार का दावा है कि जो बेरोजगारी है वो काफी ज्यादा कम हुई है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, लेकिन जिस तरह से 2 टर्म्स की भाजपा सरकार रह रही है तो लगातार जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं। जिस तरह से अभी गोरखपुर में ये कहा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया, इसके अलावा कई जो है उद्योग भी स्थापित किए गए हैं, और उसी कड़ी में आज जिस तरह से दूसरे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया जाएगा, और ये करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, और इस माह कहा जा सकता है इसके बनने से एमएसएमई की इसमें जो 80 यूनिटें होंगी और करीब 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यानी ये कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है उसके बाद से जो है ये दूसरे प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण है, तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि जो बेरोजगारी है वो कम होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उधर के बहुत से जो है ये कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो है रोजगार के लिए या तो दिल्ली, बॉम्बे या फिर गल्फ कंट्री में जाते थे, और जिस तरह से जो है जो सरकार लगातार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक फैक्ट्री या फिर अन्य जो कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, तो उससे जो है युवाओं को काफी ज्यादा रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यही कहना है लगातार कि हम रोजगार मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को एक नए स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कितने बजे से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कौन कौन से मुख्य लोग भी इसमें मौजूद रहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम जो है दिन में शुरू हो गए, और ये कहा जा सकता है इस कार्यक्रम में जो है जो वहाँ के सांसद हैं रवि किशन जी वो रहेंगे, इसके अलावा जो है स्थानीय विधायक हैं वो भी रहेंगे, साथ ही जो है सुखदेव शाही मंत्री हैं वो उपस्थित रह सकते हैं, और अन्य जो है गणमान्य जो मंत्री हैं वो उपस्थित रहेंगे। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि सेकेंड फ्लैटेड जो फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया गया है, तो इससे निश्चित तौर से लोगों युवाओं को रोजगार मिलेगा, और इसको लेकर जो है तैयारियां लगभग सारी पूरी कर ली गई है। पुलिस फोर्स को भी लगा दिया गया है, और ये कह सकते हैं कि इसको लेकर जो है जो गोरखपुर वासी हैं काफी खुश हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अब रोजगार के अवसर की तलाश में उन्हें अपना जिला शहर नहीं छोड़ना पड़ेगा, दूसरे स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा, गल्फ कंट्री में नहीं जाना पड़ेगा, तो इससे युवाओं में भी काफी ज्यादा उत्साह है। जी, लागत से ये फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हजारों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। लोगों में कितना उत्साह इस प्रोजेक्ट को लेकर? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश एक समय पर काफी पिछड़ा हुआ प्रदेश हुआ करता था, और जिसकी वजह से लोग बेरोजगारी भी काफी ज्यादा थी। तो ये कहा जा सकता है उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए, यानी कि रोजगार के अवसर की तलाश में जो है वहाँ के जो युवा थे उनको बाहर जाना पड़ता था, दूसरे स्टेट में जाना पड़ता था या फिर गल्फ कंट्री में जाना पड़ता था। और लेकिन जिस तरह से लगातार जो है योगी सरकार एक के बाद एक विकास कार्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तो उसके बाद से कहा जा सकता है कि न केवल बेरोजगारी कम हुई है, बल्कि ये कह सकते हैं कि विकास भी काफी ज्यादा हुआ है, और उसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा प्रसन्नता, खुशी भी है, क्योंकि ये कहा जाता है कनेक्टिविटी के वही मामले में अगर देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश काफी अच्छा हो गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पर जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा डेवलप किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का काफी ज्यादा इस सरकार में विकास हो रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए सरकार का साफ तौर पर कहना है कि रोजगार मिले, युवाओं को बढ़ावा मिले और वो लगातार आगे की तरफ बढ़े। देखिए अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो कल राजनाथ सिंह ने भी इसी तरीके का बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में अब इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि पहले जिस तरीके की स्थितियां थी उससे लोग डरते थे प्रदेश के अंदर आने में, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो है काफी ज्यादा विकास लगातार जो है डबल इंजन की सरकार करती चली जा रही है। चाहे वो एक्सप्रेस वे की बात कही जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए, किसानों के हित की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, या फिर जो आम जनता है, गरीब जनता है, उनकी बात की जाए, तो लगातार जो है केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे जो है लगातार उत्तर प्रदेश के जो वासी हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। एक के बाद एक योजनाएं जो है राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, ताकि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको न केवल रोजगार मिले बल्कि वो उनका डेवलपमेंट भी हो सके। और इसको मद्देनजर जो है सरकार निरंतर एक के बाद एक विकास कार्य में लगी हुई है। ये भी कह सकते हैं कि अभी अगले साल जो है चुनाव भी होने वाला है कि उत्तर प्रदेश को और तेजी से जो है डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है और यहाँ की जनसंख्या भी जो है सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पे जो है विशेष ये कह सकते हैं कि मेहरबानी केंद्र सरकार की रहती है और लगातार जो है एक के बाद एक डेवलपमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, विकास कार्य किए जा रहे हैं, ताकि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो लाभान्वित हो सके सरकार की योजनाओं से, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की योजना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं सूर्या हत्याकांड से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी असद को ढेर कर दिया। मुख्य आरोपी असद मारा गया। होड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखी गई। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ जिसका इलाज चल रहा है अस्पताल में, लेकिन यहां असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि असद ने उन पर फायरिंग करने की कोशिश की थी। जवाबी कार्रवाई में असद की मौत हो गई। असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। सूर्या हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर। गाजियाबाद में देर रात हुई मुठभेड़, कई दिनों से फरार चल रहा था आरोपी। पुलिस को मिली लोकेशन की सूचना। देखिए, लगातार पुलिस पर भी दबाव पड़ रहा था कि मुख्य आरोपी को पुलिस अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई है, क्योंकि बकरीद के दिन की ये घटना थी, यानी कि बृहस्पतिवार की ये घटना थी और आज रविवार हो गया था। और पुलिस ने यह सूचित किया कि आरोपी ढेर कर दिया गया देर रात मुठभेड़ के दौरान। पुलिस का बड़ा एक्शन इसे मान सकते हैं। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखी गई है। दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहां पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार था। उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को चिकित्सा हेतु, इलाज हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा का, वो भी घायल होता है, उसको भी पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का एक साथी था वो भागने में कामयाब होता है और घटनास्थल से असद की जो बाइक है वो बरामद हुई है और एक कंट्रीमेड पिस्टल भी बरामद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में आगे की जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, विवाद किस वजह से हुआ था, किस वजह से था? तो अभी अपने पुलिस को सुना, प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया ये जवाबी कार्रवाई थी जिसमें इसे ढेर किया गया। तो ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां गाजियाबाद में ये पहले हत्याकांड हुआ। बकरीद का मौका था और बकरीद के मौके पर सूर्या की हत्या की गई। 17 साल का नाबालिग सूर्या, जिसको मौत के घाट उतारा उसके ही कुछ पुराने दोस्तों ने, जो कि दूसरे समुदाय से आते थे, मुस्लिम समुदाय से आते थे, और उन्होंने पहले उसे बकरीद पर बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हालांकि मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह अनुशासन और मर्यादा का। यात्रा सुरक्षित रहे इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। पांचवा आग्रह वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आए तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट care.uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता